नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में एंजाइम के वर्गीकरण और उनके नामकरण के बारे में पढ़ा था। हम उसी टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे एंजाइम के अंदर जो हमारा आज का जो सब टॉपिक है वो है एंजाइम की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है। एंजाइम तो एंजाइम क्या है वो हमने पिछली बार भी बताया था मैंने आपको कि ये एक उच्च अनुभार वाले प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? उच्च अनुभार वाले प्रोटीन है, ये हम जानते हैं। और तो क्या ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं? हो सकता है कि ये पूरी तरह से प्रोटीन के बने हों, या ये भी हो सकता है कि ये प्रोटीन के साथ साथ कुछ और भाग से भी मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस तरह से किसी भी एंजाइम के अंदर या तो केवल प्रोटीन या प्रोटीन प्लस अप्रोटीन यानी नॉन प्रोटीन भाग दोनों हो सकते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर एंजाइम जो होते हैं वो हमने उस आधार पर हमने उनकी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल एंजाइम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम। एक तो है सिंपल सिंपल एंजाइम, और दूसरा जो टाइप है वो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ओके। तो यहाँ पर सिंपल एंजाइम की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं। एक किस बेस पे, क्या वो केवल प्रोटीन से बने हुए हैं या प्रोटीन के साथ इनमें कुछ और भी है, या प्रोटीन भाग के अलावा इसमें अप्रोटीन भाग यानी नॉन प्रोटीन ये पार्ट भी इसके साथ में सम्मिलित है। तो उस आधार पर हमने एंजाइम दो प्रकार के क्लासीफाई किए या दो प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो केवल और केवल ओनली प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा कि केवल प्रोटीन से बने हुए हैं तो उन एंजाइम को क्या कहेंगे? सिंपल प्रोटीन एंजाइम या सरल एंजाइम के नाम से जानते हैं, सिंपल एंजाइम के नाम से जानते हैं। ओके। ये केवल और केवल किससे? प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण अनेक एमिनो अम्ल से बने हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें अनेक एमिनो अम्ल एक श्रृंखला के रूप में विन्यासित होते हैं और इस तरह के एंजाइम का निर्माण करते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं या ये एमिनो अम्ल जो होते हैं वो अभिक्रिया को अपने पार्श्व श्रृंखलाओं द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। मतलब एमिनो अम्ल की सपोज एक एमिनो अम्ल दूसरी एमिनो अम्ल तीसरी, तो इस तरह से अपने पार्श्व श्रृंखलाएं जो होती है उन पार्श्व श्रृंखलाओं के द्वारा ये एमिनो अम्ल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? केवल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अतः इन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं। जो अधिकांश जो एंजाइम जो होते हैं वो केवल प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? तो पेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ओके, एमाइलेज, यूरिएज, लाइपेज, ये सारे जो एंजाइम हैं वो किस तरह के एंजाइम हैं? सिंपल एंजाइम है। सिंपल एंजाइम है अर्थात ये केवल और केवल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इस वजह से इन एंजाइम को हम क्या कहते हैं? सिंपल या सरल एंजाइम कहते हैं। और इस कैटेगरी में एमाइलेज, यूरिएज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि एंजाइमों को रखा गया है। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, या जिसे हम कहते हैं संयुग्मित एंजाइम। संयुग्मित एंजाइम का मतलब है यहाँ पर कि एंजाइम के अंदर प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों भाग होते हैं। अर्थात ये केवल केवल प्रोटीन से नहीं बने हुए होते हैं, इनमें प्रोटीन के साथ साथ
अप्रोटीन भाग यानी नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, संयुग्मित यानी जुड़े हुए दो चीजें मिलकर प्रोटीन बना एंजाइम बना रही है, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं संयुग्मित एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। संयुग्मित एंजाइम को प्रोटीन भाग जो होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, जो प्रोटीन भाग होता है इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, और अप्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तो इस तरह से एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर का मिश्रण होता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी मिलने से बनता है। एपो एंजाइम तथा को एंजाइम जुड़कर, कोफैक्टर एंजाइम जो है वो जुड़कर एक संपूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर होलो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एपो एंजाइम और कोफैक्टर ये आपस में जुड़कर एक पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं, और इस पूर्ण एंजाइम को या संपूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, तो ये तो हो गए एंजाइमों के प्रकार, एंजाइमों के ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं संयुग्मित एंजाइम को ही। आगे अगर देखें तो एपो एंजाइम तथा सहकारक स्वतंत्र रूप से एंजाइमी क्रिया नहीं कर सकते। मतलब अगर हम देखें कि अगर हम सोचें कि कोई एंजाइम अपना एक या होलो एंजाइम अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले कर रहा है, और उस होलो एंजाइम को हमने तोड़ दिया उसके एपो एंजाइम और कोफैक्टर में, तो ऐसी स्थिति में क्या वो एंजाइम अपना काम कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये उस एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते हैं। ये आपस में संयुग्मित होकर जुड़कर ही ये दोनों मिलकर ही उस एंजाइम या उस अभिक्रिया को जिसके लिए वो बने हुए हैं को प्रेरित कर सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। बात करें तो कोफैक्टर जो है वो, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम संयुग्मित एंजाइम जो है उसमें हमारा एपो एंजाइम तो क्या है, प्रोटीन है, लेकिन जो कोफैक्टर है वो कोफैक्टर भी फिर से दो तरह का हो सकता है। एक तो कोएंजाइम तथा दूसरा सक्रिय कारक। कोएंजाइम और सक्रिय एंजाइम, सक्रिय कारक में क्या फर्क है? तो यहाँ पर दो प्रकार के कोफैक्टर हो सकते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर। तो जनरली कोएंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ से बने हुए होते हैं, या उसे हम कह सकते हैं कि एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओके, तो ऐसे कोफैक्टर जो कि कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएंजाइम, सह एंजाइम कहते हैं उन्हें। और ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो एपो एंजाइम यानी प्रोटीन वाले भाग के साथ में ढीला बंध बनाते हैं, जिससे कि ये आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। ओके, संपूर्ण एंजाइम का लगभग 1% भाग पूर्ण कोएंजाइम जो होते हैं वो बनाते हैं। ओके, तो सामान्यतः अगर हम देखें तो कोएंजाइम क्या होंगे, तो ये विटामिन या विटामिन के जैसे यौगिक होते हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि सभी विटामिन कोएंजाइम का कार्य कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। कुछ कोएंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। मतलब अब यहाँ पर देखिए कि कोएंजाइम किस तरह से एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ है। अगर एपो एंजाइम से ढीला जुड़ा हुआ है या फिर ये दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। अगर दृढ़ता से जुड़ा हुआ है मतलब इजीली इसे अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे समूह को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे FAD, FAD क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एपो एंजाइम के साथ में बहुत जटिलता से या कह सकते हैं सघनता से जुड़ा हुआ रहता है। और इस तरह से कोएंजाइम भी दो तरह के हो सकते हैं। कोएंजाइम कौन कौन से, ऐसे सह एंजाइम जो कैसे होते हैं, ढीले बंधे हुए होते हैं एपो एंजाइम से, और दूसरे जो कि काफी दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। दृढ़ता से बंधे हुए एपो एंजाइम को हम क्या, कोएंजाइम को क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ओके, फिर
नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा समूह था कोफैक्टर का, वो है सक्रिय कारक। सक्रिय कारक या एक्टिवेटर्स कहते हैं इसको। और जब सहकारक जो है या जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर जो है, वो सरल अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जैसे तत्व या धातु, आयन। तो ऐसे कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं? को एक्टिवेटर्स कहते हैं। ऐसे कोफैक्टर को कहेंगे एक्टिवेटर्स या सक्रिय कारक कहते हैं। सक्रिय कारक कहते हैं। ओके, अब ये तत्व सामान्यतः ढीले बंधन वाले धनायन होते हैं। जनरली अगर देखें हम तो सक्रिय कारक क्या होंगे? ढीले बंधन, बंधे हुए, यानी एपो एंजाइम से काफी लूजली अटैच्ड कैटायंस होते हैं, धनायन होते हैं। और कुछ एंजाइम में ये तत्व एंजाइम प्रोटीन के साथ काफी सघनता से जुड़े हुए भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जैसा हमने वहां पर भी देखा था, जो एंजाइम के साथ में, एंजाइम में एपो एंजाइम के साथ में, या हमारा जो एंजाइम के अंदर प्रोटीन वाला भाग जो है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, उसके साथ में अगर वो काफी दृढ़ता से बंधा हुआ है, चाहे वो सक्रिय कारक हो चाहे वो को एंजाइम हो, उन दोनों में जो काफी दृढ़ता से उस एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे, या एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे हम प्रोस्थेटिक समूह या प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में, एंजाइम की संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में, एंजाइम की सक्रियता के बारे में, कि एंजाइम किस तरह से एक तरह से एक्टिवेट होता है, या हम कह सकते हैं एंजाइम किस तरह से क्रिया कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं आज अभी इसमें एंजाइम एवं सक्रिय ऊर्जा की एक अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम एंजाइम, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। यहाँ पर एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। ओके, तो एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी पदार्थ जिस पर, या कोई सबस्ट्रेट या वह पदार्थ जिस पर कि एंजाइम काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम करता है, और एंजाइम जब काम करता है तो एंजाइम क्या बनाता है? ये सबस्ट्रेट क्या बनेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम जानते हैं। और अब ये भी जानते हैं कि उत्पाद बनता है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ को रासायनिक क्रिया प्रारंभ करने के लिए, मतलब अगर ये एक रिएक्शन है, एक इक्वेशन है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट या स्टार्ट होने के लिए, कंप्लीट की बात हम बाद में करें, लेकिन स्टार्ट होने के लिए सर्टेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। और किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रारंभ करने के लिए पदार्थ के कणों को आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा जो आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए एंजाइम का रोल होता है, लेकिन किस तरह से, अब हम देखते हैं। तो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए सर्टेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उन कणों को जो आवश्यक होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा हिंदी में अगर हम कहें तो संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अधिकतर अणुओं में औसत
गतिज ऊर्जा होती है, मतलब नॉर्मल गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। संगठन के कारण कुछ अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा की अपेक्षा अधिक, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो संगठन के कारण, मतलब किसी और कॉम्बिनेशन के यौगिक होने के कारण उसमें कुछ और चीज भी मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा की अपेक्षा अधिक, तो उनमें कुछ में अधिक ऊर्जा की देखी जा सकती है, लेकिन उसी तरह से कुछ में कम ऊर्जा भी देखी जा सकती है। इस कारण ये अणु ऊर्जा से भरपूर होते हैं। जिनमें औसत गतिज ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं, और ऊर्जा से जिनमें औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा होती है उनमें वो ऊर्जा से क्या होते हैं, अपर्याप्त कहलाते हैं। साधारणतः गतिज साधारणतः अभिक्रियाओं में साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर केवल ऊर्जा से भरपूर अणु वाले, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वही पदार्थ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट में या उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जिन जो ऊर्जा से भरपूर होते हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम कोई एडिशनल टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ऊर्जा से भरपूर अणु है वो तो इस रासायनिक अभिक्रिया को सामान्यतः कर लेते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा की कमी से ऐसी अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से चलती है। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसे पदार्थ ऊर्जा से अपर्याप्त है, या ऐसे यौगिक जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उनमें ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, उनमें गतिज ऊर्जा की कमी से ये जो रिएक्शन होगी वो बहुत स्लो चलेगी, बहुत कम होगी या धीमे गति से चलेगी। तो इन अभिक्रियाओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो हम एडिशनल टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, ताप को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, उष्मीय विलोडन होगा और इसके द्वारा अधिक संख्या में अणुओं का संक्रियण होगा, और संक्रियण होगा तो अधिक प्रोडक्ट भी बनेगा। दूसरी तरफ ऐसी अभिक्रियाएं जो सामान्य ताप पर एंजाइमों की उपस्थिति में ही हो सकती है, तो हम उन्हें एंजाइम अभिक्रिया की द्वारा संकीर्ण ऊर्जा को कम करके इस रिएक्शन को जल्दी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम उस रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को एक उचित एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न करवाएं। एक रासायनिक बायोकेमिकल एनर्जी रिएक्शन है तो उसे एक उचित एंजाइम की उपस्थिति में कंप्लीट करवाएं। तो दोनों ही परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ जाएगी, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है या गति जो होगी वो बढ़ जाएगी रासायनिक अभिक्रिया की। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम, अब पहले क्योंकि हम यहाँ पर एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की गति को या दर को बढ़ाता है। तो सीधी सी बात है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्रियादर एंजाइम के साथ संयुक्त होकर एक एंजाइम मध्यवर्ती, यानी एक सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ में जुड़कर एक मिडिल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और ये मिडिल स्ट्रक्चर जो होगी ये क्या कहलाएगी, एंजाइम मध्यवर्ती सम्मिश्र या एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है। ओके, अब ये जब सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ जाता है तो आप इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हो कि यहाँ पर ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा H+OH- आयन है मान के चलिए। अब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए यानी H2 को बनाने के लिए क्या होता है, इतनी काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये काइनेटिक एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही है तो ऐसी स्थिति में इस रिएक्शन की जो गति होगी वो स्लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा या प्रोडक्ट बनने की जो दर होगी वो कम होगी। लेकिन हम एक एंजाइम का उपयोग करके इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एंजाइम का उपयोग करके अगर हम इस रिएक्शन को करवाएं तो ऐसी स्थिति में ये H+OH- आयन जो है वो आपस में जुड़कर बहुत जल का जो अणु बनाते हैं वो बहुत तेजी से बनाएंगे और अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके जो संकीर्ण ऊर्जा का मान था
वो हमने क्या कर दिया, घटा दिया एंजाइम की उपस्थिति में। तो एंजाइम क्या कर रहे हैं कि उसकी संकीर्ण ऊर्जा को नीचे ला रहे हैं जिससे कि कम ऊर्जा रूम टेम्परेचर पे भी वो रिएक्शन काफी ज्यादा यील्ड देने के लिए कैपेबल होती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि एंजाइम की उपस्थिति में उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, उसकी संकीर्ण ऊर्जा को कम कर दिया गया है। आया हम कह सकते हैं कि संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता को कम कर देने से अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपको, तो इन्वर्टेज एंजाइम यानी सुक्रेज एंजाइम की अनुपस्थिति में सुक्रोज के विघटन के लिए लगभग संकीर्ण ऊर्जा जो चाहिए वो है 26 कैलोरी पर मोल की आवश्यकता, किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम एंजाइम की उपस्थिति में करें तो केवल 11.5 किलो कैलोरी पर मोल अगर हम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे कि रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एंजाइम एवं सक्रिय ऊर्जा की जो किस तरह से काम करते हैं, एंजाइम किस तरह से संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है और रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और इसके साथ में हमने आज एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।